चलिए स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल आयत। इसके हम फार्मूले एक बार देखेंगे। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, कभी भी आपको मेंसुरेशन इक्वेशन लगाने हो या ज्योमेट्रिक या फिगर जरूर बनाइए। देखिए, आयत में क्या कहा गया था कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, जो कि आपने दिखा दिया, ठीक है। लेकिन स्पेशल कंडीशन क्या था कि इसमें आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। ये ना, मैंने क्या कहा कि प्रत्येक कोण 90 अंश के होंगे और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। मैंने कहा मैं इसको मान लेता हूं, ये इसकी लंबाई है, मैंने स्मॉल एल कर दिया, और ये इसकी चौड़ाई है, मैंने स्मॉल बी कर दिया। समझने के लिए देखिए, ये है इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। 3 फार्मूले आपने वर्ग में पढ़े हैं और 3 ही फार्मूले आप आयत में भी पढ़ेंगे। पहला फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल, तो आपने क्या कहा, इसकी एक नियत लंबाई है और एक नियत चौड़ाई है। इसकी एक नियत लंबाई और एक नियत चौड़ाई है, इसलिए आप लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। पहला फार्मूला यहां से सही। आपके दिमाग में कहीं ये तो नहीं आ रहा, आपने भी वॉल्यूम वाले पार्टीशन पढ़े, ये तो नहीं आ रहा कि इसका लंबाई गुणे आयतन क्यों नहीं निकाला जा रहा? आयतन इसलिए नहीं निकाला जा रहा क्योंकि इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई, इसकी ऊंचाई कुछ नहीं दी गई। अगर ऊंचाई दी गई होती तो मैं ऊंचाई का भी गुणा करता तो आयतन हो जाता। दूसरा फार्मूला है परिमाप का, जो सबसे अहम है और सबसे इंपॉर्टेंट है। परिमाप कैसे निकालेंगे देख लेते हैं इसकी। मैंने कहा इसकी लंबाई यल यहाँ है तो ये भी यल होगा, भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर। बी यहाँ है तो ये भी बी होगा। मैंने परिमाप में क्या कहा था? परि मतलब चारों तरफ से, और माप मतलब मापना। ऐसी आकृति जिसको आप चारों तरफ से माप पाए उसे आप परिमाप कहें। चारों तरफ से मापने का मतलब स्टार्ट करें। देखें, यहाँ L है, यहाँ B है, यहाँ L है, यहाँ B है। ये हो गया परिमाप। आंसर तो यही है, लेकिन इसका एक सफिशिएंट रूप चाहिए ना आपको, कि जो मेमोराइज करने में आपको आसान हो। तो मैंने कहा देखिए, एक बार L, एक बार L, 2 बार L प्लस एक बार B, एक बार B, 2 बार B। कॉमन लेने की बात करें तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी मैंने कॉमन ले लिया। बचा क्या यहाँ? L और प्लस यहाँ क्या बचा? B। तो आपका यहाँ से एक फार्मूला बना आयत का। कौन सा? आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में L प्लस B, या फिर आप कह सकते हैं 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। सही, 2 फार्मूले बने। तीसरा फार्मूला क्या है? विकर्ण का, जिसे आप कहते हैं कर्ण। देखिए, विकर्ण कैसे निकालेंगे? मैंने कहा अब फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, है ना। नया फिगर रहेगा तो आपको समझने में जरा सा भी दिक्कत होने वाली है। मैंने ये आपका बना दिया आयत, आयत बन गया। ये हो गया आपका विकर्ण। मैंने कहा इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B है, और नेसेसरी कंडीशन में क्या है? इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। तो अगर 90 अंश है तो सामने की भुजा कर्ण है, जिसे आप विकर्ण कहते हैं। कैसे निकालेंगे? कि कर्ण का वर्ग बराबर, क्या निकालेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर, ये देखिए, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। अगर केवल कर्ण आपको निकालना है तो आप कहेंगे अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो देखिए, विकर्ण का फार्मूला निकल गया यहां से। क्या निकल के आया? लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। किसमें? अंडर रूट में। तो देखिए, 3 फार्मूले यहां से आपके बने। कौन कौन से? पहला, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। विकर्ण अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। यहां देखिए, ये आधार लंबाई का है, जो है लंब चौड़ाई है। तो मैंने कहा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अगर कर्ण चाहिए तो इस 2 को मैनेज करने के लिए चीजें अंडर रूट में, तो आप लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ये यहां से 3 फार्मूले आपके निकल के आ गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल पार्टीशन की। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो आपने कहा कि आयत जो है उसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो आपने आपस में बराबर बना दिया, है ना। ठीक है, अब इसने कहा जिसकी भुजाएं 12 मीटर और 15 मीटर, हालांकि यहाँ जरूरत ही नहीं आपको बनाने की फिगर। ये आपने देखिए 12 मीटर कर दिया और ये हो गया आपका 5 मीटर। ठीक है,
इसने कहा है आयत के विकर्ण की गणना करनी है आपको। पहला क्वेश्चन है ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का। तो मैंने कहा अगर मैं डॉटेड लाइन से मिला दूं तो ये हो गया विकर्ण, और चूंकि आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं, इस वजह से यह, जिसे हम अगर नामकरण कर दें ए बी सी, यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। और अगर समकोण त्रिभुज है तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है ना। तो आप अप्लाई करेंगे इसमें कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। मुझे केवल कर्ण या विकर्ण चाहिए तो केवल कर्ण बराबर अंडर रूट में आप लिखते आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। आइए आधार देखिए कितना है, 12 मीटर, जो ऊपर है वो सेम नीचे हो जाएगा। आपने 12 का वर्ग कर दिया। लंब कितना है, 5 मीटर है, आपने 5 का वर्ग कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन लगाने के अपने अपने फंडामेंटल है। मुझे लगाना तो मैं इकाई का अंग देखता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं आपको ट्रिक से भी क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, और बाई फंक्शनिंग भी आपको आंसर सॉल्व करना आना चाहिए। जहां पे ट्रिक की जरूरत है वहां ट्रिक लगाइए सीधे। देखिए मैं ऐसे देखता 2 दूना 4 और 5 पच्चे 25, इकाई का अंक 4 और 5 जोड़ते 9, मतलब 12 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसके इकाई का अंक वर्ग करने पर जो है वैल्यू हमारी कितनी आ जाए, इकाई का अंक वर्ग करने पर वैल्यू 9 आ जाए। तो एक तो 13 है तुरंत बाद, और एक है 17, तो 17 काफी दूर है, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका 13 होना चाहिए। फिर भी आप अभी देखना चाहेंगे इसका क्या आपने जो आंसर बताया वो सही है कि नहीं। तो 12 बरहिया में हो जाता है 144 और प्लस 5 बच्चे 25, जोड़ते तो वैल्यू आते 169, और इसका वर्गमूल निकालते तो आंसर आता 13। अब ये आपको काम करना आना चाहिए कि किसका वर्गमूल ये है ना। इसी वजह मैं इसी कैलकुलेशन से बचना चाह रहा था। वर्गमूल के जो आपके सिलेबस है आप जाके देखिए, हमने वर्गमूल और घनमूल के ट्रिकी जो मेथड है उसको बहुत पहले डाला है यूट्यूब पर, आप उसको देख लीजिए, फंडा क्लियर हो जाएगा कैसे इसका वर्गमूल निकाला जाए। सही है। लेकिन फिर भी अगर आपको बाय ट्रिक करना होता तो आप ये देखते 12 से ज्यादा होना चाहिए, बहुत 12 से ज्यादा होना चाहिए, और इकाई का अंक वर्ग करने पर जो है इकाई का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आना चाहिए। तो 12 से ज्यादा 13, 7 का भी है लेकिन 7 काफी दूर है, और उस कंपेरिजन में इसमें एडिशन पार्टीशन बहुत नाम मात्र है। सही। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें जरा सा भी दम नहीं था। आप कर्ण या विकर्ण का फार्मूला एप्लीकेबल करते, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वैल्यू पुट करते, वैल्यू जो आती उसका वर्गमूल निकालते, फिर जाकर के आंसर आता। ये फैक्ट थोड़ा सा टफ है वर्गमूल वाला, है ना। तो आपको बाय ट्रिकी मेथड भी काम करना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने 12 का वर्ग कर दिया, तो 12 के वर्ग में थोड़ा सा जोड़ रहे हैं, तो ऐसा जो है कौन सा अंक है जिसका इकाई का अंक वर्ग करने पर वैल्यू 9 आए, तो मैंने कहा 13, वो है पार्टीशन है 13 आंसर। बात करते हैं इसकी यूनिट की। आप सेंटीमीटर मीटर में लेके चले हैं तो लिखेंगे 13 मीटर। इसका मतलब है विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है, 13 मीटर है। सही है, ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले पार्टीशन। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया कि किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 726 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा उपलब्ध है उसमें ये कहा गया कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 726 मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन आप स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, है ना। जो चीजें गिवन डेटा में है उसे हम लेके चलेंगे, तथा उसकी भुजाओं का अनुपातिक मान दिया है। अनुपात क्या दिया गया, मतलब अनुपातिक मान का मतलब क्या है कि लंबाई अनुपाते चौड़ाई। सही है। इसका मतलब है हमने इसे रखा 3:2। अब सवाल इसमें ये फंस रहा है कि अगर मान सीधे दिया होता है कि लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, तो फिर कैलकुलेशन में समस्या नहीं होती। लेकिन यहाँ डाउट ये है कि इसने अनुपातिक मान दे। देखिए रेशियो की जब भी वैल्यू लेंगे तो उसमें अगर कंसिडरेशन की बात करें तो आप ये कह सकते हैं चूंकि इसकी एक मार्मिक इकाई होगी, इसका मतलब अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में, तो उस कंसिडरेशन में मैं इसे कह सकता हूं कि अगर अनुपात को मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा लंबाई और चौड़ाई आपको अतिरिक्त निकालना पड़ेगा अनुपात से हट करके। तो देखिए क्या लिखेंगे 3x और ये हो गया 2x। ठीक है। तो अनुपातिक मान को पहले आप उसके कैटेगरीज में कन्वर्ट करिए, जिससे लास्ट टाइम में जब आप कैलकुलेशन करें तो आपको ढूंढना ना पड़े कि जो लंबाई है और जो चौड़ाई है उसका एक्चुअल मान कितना आ रहा है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसने कहा भुजाओं की माप। देखिए भुजाओं की माप का जहां तक सवाल है वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप लंबाई बता दीजिए और चौड़ाई बता दीजिए। मैंने कहा कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में किस फार्मूले का इस्तेमाल हम क्वेश्चन में करेंगे। तो मैंने कहा क्षेत्रफल दिया है तो आपको ढूंढना नहीं है
कि आप परिमाप निकालेंगे या फिर आपको जो है विकर्ण के फार्मूले लगाने हैं। अगर चीजें बिल्कुल सीक्वेंस में है तो आप उसी सीक्वेंस का इस्तेमाल करें। इसने क्षेत्रफल कहा तो आप यहाँ फार्मूला लिखेंगे कि अगर आयत की क्षेत्रफल की बात करें या आयताकार मैदान के क्षेत्रफल की बात करें तो आपने पढ़ा L इंटू बी या फिर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए क्या क्या गिवन डेटा उपलब्ध है। क्षेत्रफल इसने दिया 726 मीटर स्क्वायर, लंबाई की वैल्यू को आपने 3x माना है तो आपने लिखा 3x क्रॉस, b का मतलब विड्थ चौड़ाई वो कितना है 2x, आपने 2x कर दिया। यहां से सबसे पहले हम x की वैल्यू देखिए, अगर मुझे लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू एक्चुअल में निकालनी है तो अगर मुझे x की वैल्यू नहीं पता तो फिर हम एक्चुअल मान नहीं कंसीडर कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू कंसीडर करेंगे। x की जो वैल्यू आती है उसे स्टेप बाय स्टेप पहले हम 3 में गुणा करेंगे, लंबाई आ जाएगी, 2 में गुणा करेंगे, चौड़ाई आ जाएगी। सही है, चलिए तो आपने यहाँ पे देखा 3 से कैंसिल आउट किया तो आप ऐसे कह सकते हैं 726 x की जरूरत है तो 3 क्रॉस 2 नीचे और बचा x क्रॉस x। कैंसिल करिए इसे, कैसे कैंसिल होगा? सबसे पहले आपने 3 से कैंसिल किया, देखिए 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 दूना 6, फिर से आपने कैंसिल किया 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसका मतलब है x इंटू एक्स को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर। अब सवाल ये फंस रहा है कि वैल्यू आई 121, आपको वैल्यू किसकी चाहिए? x की वैल्यू। तो अगर हमें सिर्फ x चाहिए तो मैंने कहा 2 यहां से जब भी हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में लग जाएगा अंडर रूट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 121 किसका वर्गमूल है, 121 किसका वर्ग है। मैंने कहा 11 का। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 121 की बात करूं तो 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 11। तो आपकी जो x बराबर वैल्यू आई वो कितनी आई? 11 आई। आपसे क्या पूछा गया? भुजाओं का मान, मतलब लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो आपने रखा 3 इंटू 11 बराबर 33 यूनिट। चूंकि आप मीटर में चल रहे हैं इसलिए लंबाई आपकी आ गई 33 मीटर। चौड़ाई आपने 2x माना है तो 2 क्रॉस x की वैल्यू 11, 11 दूना 22 मीटर। तो 2 आंसर आपसे पूछा गया था, लंबाई 33 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर। क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है, जरा सा भी दम नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर आप फंस सकते हैं जिन बच्चों का कैलकुलेशन वीक है, बाकी पूरे क्वेश्चन में कई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट ये है कि 20 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े फर्श पर हमें दरी बिछानी है, तो कितने मीटर दरी की आवश्यकता होगी। देखिए एक्चुअल में ये मीटर पूछ रहा है, यहाँ पे नंबर पूछना चाहिए था हमें, या फिर आप ये सोच लें कितने मीटर जो है हमें दरी की आवश्यकता होगी। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंजिंग किया जा सकता था। यहाँ से आपसे पूछा जाता कि दरी बिछाने के लिए अगर डायमेंशंस दरी की दी गई है तो आप ये कहेंगे कितने मीटर नहीं कितने दरी की आवश्यकता होगी। ऐसे अगर डायमेंशंस दिया है तो मीटर की जरूरत ही नहीं है ना। और अगर सीधे हमसे ये पूछता कितने दरी की कितने मीटर दरी की आवश्यकता होगी तो फिर डायमेंशंस नहीं देना चाहिए था, ये चीजें नहीं उपलब्ध होनी चाहिए थी। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, हालांकि कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपसे ये पूछता कि अगर ये डायमेंशंस हमारे फर्श की है, हमारे फर्श की कुछ लंबाई और चौड़ाई दी गई है, आप ये बताइए कि हमें कितने मीटर दरी चाहिए, तो आप लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, वो पता चल जाएगा कि आपको कितने डायमेंशंस की दरी की आवश्यकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दरी का डायमेंशंस मेंशन है तो फिर समस्याएं हैं आपके लिए, तो वहां पे आप ये नहीं बता सकते कितने मीटर दरी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का गुणा करा दीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कितने मीटर दरी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में अगर डायमेंशंस दिया गया तो मेरा मानना है आपसे ये पूछा जाएगा कि आप उनकी संख्याएं बताइए कि इस डायमेंशंस की हमें कितनी दरी खरीदनी पड़ेगी, कितनी दरी परचेज करनी पड़ेगी जो है दुकान से। चलिए तो पहला काम क्या है कि अगर मैं देखूं यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो ये मीटर में है दोनों, ये दोनों सेंटीमीटर में है। इसका मतलब है कि या फिर एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, आप दोनों कर सकते हैं। मैंने कहा बड़े यूनिट को कन्वर्ट करें तो काम आसान है, छोटे यूनिट को करेंगे तो थोड़ा सा काम मुश्किल है। ऐसा नहीं टफ है, काम मुश्किल का मतलब है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा पेचीदा बच्चे बन जाते हैं, बना देते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मुझे पहले क्षेत्रफल पता रहेगा, टोटल अगर क्षेत्रफल में पता है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि कितने मीटर दरी चाहिए, तो अगर मुझे टोटल क्षेत्रफल पता रहेगा तभी तो हम अपने रिक्वायर्ड क्षेत्रफल से भाग दे पाएंगे। भाई मेरे पास जो डायमेंशन मौजूद है अगर मैं उसके डायमेंशन से कुल क्षेत्रफल में भाग दूंगा, मतलब कुल क्षेत्रफल में मेरे पास जो उपस्थित दरी है अगर उसके क्षेत्रफल से भाग दें, तब मुझे पता चलेगा कि मुझे अपने क्षेत्रफल जैसी
कितने दरियों की आवश्यकता है। सही है। तो क्वेश्चन में जरा सा भी दब है नहीं, केवल समझने का अगर देखा जाए मोटिव बस वही है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कैसे लगाएंगे? मैंने कहा कि अगर मैं फर्श के क्षेत्रफल की बात करूं, क्वेश्चन में मैं अगर फर्श के क्षेत्रफल की बात करूं तो मैंने कहा कि अगर फर्श का क्षेत्रफल आपको चाहिए, फर्श का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हुआ क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब निकालिए यहां से। अब चूंकि डायमेंशंस भी आपको चेंज करने हैं, डायमेंशंस में भी बदलाव करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ डायमेंशंस कुछ और है, यहाँ डायमेंशंस कुछ और है, यूनिट दोनों चेंज है ना। तो किसी एक में कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से मीटर को सेंटीमीटर में आसानी के साथ बदला जा सकता है। तो आपने लिखा लंबाई इसकी है 20 मीटर और चौड़ाई है कितना? 12 मीटर। यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि सेंटीमीटर में सारी चीजें थी, तो मैंने कहा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अगर 20 में 100 का गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा 20 मीटर में कितने सेंटीमीटर। तो ये 20 के लिए कन्वर्जन हो गया। भाई हमें ये तो पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो अगर 20 मीटर को चाहिए तो आप कहेंगे 20 गुणे 100। सेम कंडीशन 12 मीटर को सेंटीमीटर में कह रहा है तो आप कहेंगे 12 गुणे 100। सही है। अब यहाँ ये भी नहीं था कि आप पूरा गुणा करिए, नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। ये क्षेत्रफल हो गया आपका, किसका क्षेत्रफल? फर्श का क्षेत्रफल। सही है। आपसे क्या पूछा गया? दरियों की संख्या बताइए, लेकिन किस कंडीशन में? यदि दरी 75 गुणे 20 सेंटीमीटर का हमारे पास उपलब्धता हो। देखिए आप टाइल्स भी कह सकते हो, टाइल्स का भी एक आध क्वेश्चन इसमें हम लेंगे। उसमें यह रहता है कि उसी मानक, आपको चीजें कट नहीं करनी है, आपको उसी मानक के रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीजें कैलकुलेट करनी है। सही है। तो मैंने कहा कि अगर मैं दरी का क्षेत्रफल निकालूं, अब देखिए जो सारी चीजें आई ये किसमें आई? सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं दरी का क्षेत्रफल निकालूं थोड़ी देर के लिए, तो दरी का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जो दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई, एक बार सेंटीमीटर रखा, आप सोच रहे होंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर रखना चाहिए था, रख सकते हैं, लेकिन डायमेंशंस का मतलब है ये एक साथ है। 75 लंबाई 20 75 सेंटीमीटर लंबाई 20 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो एक ही बार ऐसे लिखा जाएगा। ये क्षेत्रफल दिया नहीं जाता, ठीक है ना। क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करवाया जा सकता है। तो मैंने क्या कहा, इन सारी चीजों का आपको गुणा नहीं करना। भाई गुणा करेंगे तो हमें आप में फर्क क्या रह जाएगा? जबकि आपसे गुणा करने की कहीं बात कर, आप एक बार गुणा करेंगे, टोटल लाएंगे, फिर भाग देंगे, फिर कट करेंगे, तो चीजें पेचीदा हो जाएंगी। सही है। ये समझ में आ रहा है ना कि टोटल क्षेत्रफल में से अगर हम जो है दरी का क्षेत्रफल निकालें। भाई मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि ये मैं मान लेता हूं टोटल अपना एरिया है। अगर मुझे इतना क्षेत्रफल पता है और टोटल क्षेत्रफल पता है, तो मैं अगर इससे भाग दूं तो मुझे ये पता चल पाएगा कि इस जैसे कितने टाइल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब टोटल क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। सेम कंडीशन यहाँ पे कि टोटल क्षेत्रफल बटे दरी का क्षेत्रफल, तो ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमें फर्श को ढकने के लिए कितने दरी की आवश्यकता है इस डायमेंशंस की। तो आपने क्या लिखा? दरी की संख्या बराबर, दरी की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? कुल क्षेत्रफल कितना है? 20 गुणे 100, 12 गुणे 100 बटे दरी की संख्या कितनी? दरी का क्षेत्रफल कितना है? 75 गुणे 20। ये देखिए ये 1 0 नहीं, तो आप इसको नहीं कह सकते, तो इसको कैंसिल कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ऐसे कर सकते हैं, 2 5 10, काम ने थोड़ा सा पेचीदा कर दिया। आइए 5 से अगर भाग देते तो 5 1 5 और 5 5 25। ये देखिए 3 चौका 12, 3 5 15, आप इसको यहाँ कैंसिल कर दिए, 5 चौका 20, ये कितना आया? 4 चौक 16, तो आप कहेंगे 4 गुणे 4 और गुणे 100, तो 4 चौक 16 1 16 2 0, है ना। इसका मतलब है कि अगर हम दरी की संख्या की बात करें तो इस डायमेंशंस की 75 गुणे 20 के डायमेंशंस की हमें 1600 दरी की आवश्यकता होगी, तब जाकर के हम इस क्षेत्रफल को पूरा पूरा ढक पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है। देखिए गुणा करेंगे तो काम इसलिए मुश्किल है कि एक बार आप गुणा करके टोटल करेंगे, इसका गुणा करके टोटल करेंगे, फिर आपको भाग देना ही देना है ना। तो कैलकुलेशन कहीं अगर हल्का सा पेचीदा हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जहां पे नंबर्स की बात करें वहां पे चीजों को कैलकुलेट मत करिए, वो जैसे हैं जिस प्रारूप में उसी प्रारूप में छोड़िए, बस यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखिए। बाकी क्वेश्चन में मेरे हिसाब से जरा सा भी दिक्कत नहीं।
सही है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए फर्श का एक क्वेश्चन उन्होंने लिया है, बस आपको इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ये कोई फर्श है, अगर ये कोई फर्श है और मैंने यहाँ पत्थर लगाना स्टार्ट किया, तो अगर पूरा क्षेत्रफल हमको पता हो और इस फर्श का क्षेत्रफल पता हो, तो हम पूरे क्षेत्रफल में अगर फर्श के क्षेत्रफल से भाग दें तो हमें ये पता चलेगा कि इस जैसे क्षेत्रफल रखने वाले पत्थर के टुकड़े हमें और कितने लगाने पड़ेंगे जिससे पूरा फर्श पत्थर से ढक जाए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन्होंने कहा कि 30 मीटर लंबे और 16.5 मीटर चौड़े आंगन के फर्श में, दोनों लंबाई चौड़ाई डिफरेंस, इसका मतलब आयत है, तो आप लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल या फिर आंगन का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपने लिखा 30 मीटर गुणे 16.5 मीटर। मैंने कहा गुणा करना नहीं है, ठीक है ना, गुणा नहीं करना आपको। और देखिए सबसे खास बात यह है कि यूनिट कन्वर्जन दोनों में सेम है, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आंगन का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। इसने कहा आंगन के ऊपर हमको फर्श जो है फर्श पर पत्थर डलवाने हैं, तो पत्थर के कितने टुकड़े चाहिए, यदि पत्थर की माप ये दी गई हो, मतलब अगर हम पत्थर का क्षेत्रफल निकालते, देखिए मैं दूसरा निकालता, पत्थर का क्षेत्रफल बराबर, तो आप कहते कि 2.5 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, सही है। आपसे क्या पूछा गया कि पत्थर के कितने टुकड़े चाहिए। देखिए पत्थर के टुकड़े का मतलब ये नहीं कि उसका टुकड़ा अभी भी कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं। पत्थर का टुकड़े का मतलब है इस डायमेंशंस के हमें कितने पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी फर्श को पत्थर से ढकने के लिए। तो मैंने क्या कहा कि पूरे क्षेत्रफल में अगर हम फर्श के क्षेत्रफल से भाग दे दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअल में उस डायमेंशंस के, जो डायमेंशंस दिया है, इसके हमें कितने पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे हम फर्श को पूरा ढक पाए। सही है। तो मैंने कहा अगर नंबर सा पत्थर चाहिए या फिर पत्थरों की संख्या चाहिए तो आप क्या लिखते, क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल, ऐसे लिखते, कुल क्षेत्रफल बटे पत्थर का क्षेत्रफल बटे पत्थर का क्षेत्रफल। अब देखिए कुल क्षेत्रफल आपका कितना है। कुल क्षेत्रफल अगर देखें, मैंने गुणा तो किया नहीं, मैंने लिखा 30 गुणे 16.5 बटे पत्थर का क्षेत्रफल कितना है 2.5 गुणे। देखिए जब भी दशमलव एक स्थान, अब यहाँ समझ लेते हैं, मैंने लिखा ऐसे जैसे 2.5 बट्टे 4.5, अगर एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 अंक अगर है तो आपको शिफ्टिंग थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। फिर से मैंने कहा 1.7 मैंने लिखा, 3.4 लिखा, तो आप यहाँ से दशमलव इसको ऐसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 अंक के बाद होता दशमलव, क्या आप लगाते 0.17 बट्टे 3.4, तो अगर दशमलव लगाते, देखिए एक स्थान से यहाँ हट रहा है, एक स्थान से यहाँ हट के एक स्थान पे शिफ्ट होगा, है। यहाँ से अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो ये 2 स्थान पे है, एक स्थान कम हो जाएगा, तो 1.7 बट्टे 34 हो जाएगा, ऐसे। सही, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए कैंसिल आउट करने की बात है, तो मैंने कहा कि चूंकि एक स्थान पे दशमलव यहाँ भी, एक स्थान पे यहाँ भी है, तो मैंने इस चीज को मिसिंग कर दी, गैप कर दिया, ऐसे ऐसे गैप। ठीक है, कैंसिल करिए इसे। 5 25 25, 5 छक्का 30, 2 तिया 6, 3 बचा, और 5 तिया 15 और 5 तिया 15। सही, तो 33 गुणे 3 आप लिखेंगे। अगर हमको संख्या चाहिए तो 33 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। इसका मतलब ये है कि हमें 99 पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे हम आंगन का फर्श पूरा ढक पाए पत्थरों से। ठीक है, किस डायमेंशंस के, जो इसमें से जो है डिमांड की है, मतलब इस डायमेंशंस के हमें 99 पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे हम पूरा फर्श अपना जो है वो पत्थर से ढक पाए। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए, थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन का परिवर्तन हमने कर दिया। मैंने कहा 12 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े एक हाल के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है। तो रास्ते से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आपने वर्ग वाले पार्टीशन में इस चीज को पढ़ा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायमेंशंस बना लेता हूँ। देखिए जब भी बरामदे की बात करेगा, रास्ते की बात करेगा, तो हम आशा करते हैं कि आप एक फिगर जरूर बनाएंगे इसका, है ना, तो थोड़ा सा फंडा वहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए, इन्होंने कहा कि 12 मीटर लंबे, ये देखिए मैंने डिस्टेंस मान ली 12 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, और ये हो गया 10 मीटर चौड़ा।
एक हाल के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है, मतलब इसके चारों तरफ, तो मैंने इसके चारों तरफ का पार्टीशन ये ले लिया, ये चारों तरफ का पार्टीशन। 2 मीटर चौड़ा रास्ता होने का मतलब है, 2 मीटर चौड़ा बरामदा होने का मतलब है प्रत्येक जगह पे इसकी चौड़ाई 2 मीटर, इसकी चौड़ाई 2 मीटर है ना। ये हो गया आपका बरामदा। थोड़ा सा साइड कर देते हैं, आप फंसे ना क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि इस जो साइडिंग पार्टीशन का हिस्सा है, आप इसका हमको क्षेत्रफल बता दीजिए, ठीक है। ये जो आपने साइड किया है, आपको इसका क्षेत्रफल मांगा गया। देखिए, अगर फिगर नहीं बना रहे हैं ऐसा नहीं आंसर नहीं आ सकता, लेकिन फिगर बनाने से आप बेहोश भी रहें तो आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, बेहोश होने का मतलब है डिस्टर्ब रहे तब भी इसके आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि फिगर अगर क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। आपसे इस साइड पार्टीशन का आंसर मांगा गया, कैसे निकालेंगे? कोई आइडिया किसी के पास हो बताए? देखिए, एक तो है आपने जैसे निकाला था, नंबरिंग कर देते, इसको यहां से मिलाते, इसको यहां से मिलाते, इसको यहां से, इसको यहां से, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका चारों का जोड़ देते, हमारा आंसर आ जाता। सही है। दूसरा, आप पूरे क्षेत्रफल में से अगर इतना क्षेत्रफल घटा दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि इस बरामदे का क्षेत्रफल कितना है। सही। तो मेरे हिसाब से ज्योमेट्री वाला पार्टीशन थोड़ा सा टफ दिख रहा है। आप यहाँ सेट करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस लेने में गड़बड़ी हुई तो आपका आंसर क्लियर नहीं आ पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पूरे क्षेत्रफल, पूरे का मतलब है ये वो पार्टीशन, पूरे क्षेत्रफल में से अगर इतना घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि बरामदे का क्षेत्रफल कितना है। क्लियर है। अब पूरे अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी डायमेंशंस कितनी होगी। सोच के बताएं, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। आप देखिए, 12 मीटर तो यहां तक लंबाई थी, यहां तक 12 मीटर, 2 मीटर इधर बढ़ा और 2 मीटर इधर बढ़ा, तो इसकी अब लंबाई कितनी हो गई? 14 मीटर। नो डाउट, मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर से सॉरी, 12 मीटर थी तो 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, वैल्यू आ गई 12 और 2 इधर, 2 इधर, तो 12 4 16 मीटर। सही। इधर आइए, 10 मीटर यहाँ था, 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 मीटर इधर बढ़ा, अब इसकी लंबाई सॉरी इसकी चौड़ाई कितनी हुई? 10 इधर, 2 इधर, 2 इधर, आपने दोनों को जोड़ा तो 10 4 14 मीटर। सही है। फिर से समझिए इसे, इसके चारों तरफ आपने 2 मीटर रास्ता बनाया, तो इसका मतलब है इधर भी चौड़ाई बढ़ी, इधर भी चौड़ाई बढ़ी, इधर भी, इधर भी। तो अगर 2 मीटर इधर बढ़ रहा है, 2 मीटर इधर बढ़ रहा है, पहले 12 मीटर था, तो अगर हम 12 में 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16 मीटर। अब बरामदे सहित इसका जो क्षेत्रफल है, वो लंबाई है वो 16 मीटर है। बरामदे की अगर चौड़ाई की बात करें, 10 था, बरामदा इधर 2 बढ़ा, इधर 2 बढ़ा, तो आपने कहा कि 4 मीटर और बढ़ गया, 10 था हो गया 14। अब देखिए, आपने निकाल दिया। अब यहां लिखेंगे आप, 2 क्षेत्रफल हैं, कौन कौन से? एक तो है बरामदे सहित क्षेत्रफल, बरामदे सहित क्षेत्रफल, ठीक। बरामदे सहित क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? ये देखिए, बरामदे सहित क्षेत्रफल मतलब कुल क्षेत्रफल, ये वाला पार्टीशन भी कंसीडर हो जाएगा इसमें, ये वाला पूरा कंसीडर हो जाएगा। तो अगर पूरे की बात करें तो लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये तो हुआ, तो आपने लिखा 16 गुणे 14 से चल। तो आपको गुणा कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा? क्योंकि इसने क्षेत्रफल की बात की है, नंबर्स की बात नहीं। कर लीजिए गुणा, देखिए कितना है ये, 16 चौक का 64 के 4 और 16 एकम 16 और 6 22। चेक कर लीजिएगा कि गुणा सही नहीं। 14 6 84, 14 एकम 14 और 6 22, 14 और 8 जो है 22 हो जाएगा। 224 यूनिट, सारी चीजें मीटर में है, तो आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ये क्या, कौन सा क्षेत्रफल था? बरामदे सहित पूरे हाल का क्षेत्रफल। अब आप क्या निकालेंगे? हाल का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? हाल का क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर हम हाल का क्षेत्रफल यहां पे कंसिडर कर रहे हैं, हाल का क्षेत्रफल केवल, चलिए हाल के क्षेत्रफल की बात करें तो आप क्या कहेंगे? हाल की तो इसने लंबाई दी है 12 मीटर और 10 मीटर, तो आपने लिखा 12 गुणे 10 बराबर 120 मीटर स्क्वायर। समझिएगा, क्वेश्चन में जरा सा भी दम है नहीं। आपने देखा
बरामदे सहित क्षेत्रफल निकाला तो 16 गुणे 14। कहां से आया आपने सारी चीजें देख ली हैं। फिर हाल के अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप कहेंगे हाल का क्षेत्रफल का लंबाई तो दिया ही, लंबाई कितनी थी 12, चौड़ाई कितनी थी 20, 120 मीटर। 12 हमने लिखा है, गलती होगी थोड़ी सी। सही। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, बरामदे का क्षेत्रफल। तो मैंने कहा अगर हम बरामदे सहित क्षेत्रफल में से हाल का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें इस साइडिंग पार्टीशन का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ये बरामदे सहित का मतलब है बरामदे को सम्मिलित करके पूरा क्षेत्रफल, ठीक है ना। और हाल का क्षेत्रफल आपको पता है, मतलब टोटल क्षेत्रफल में से अगर इतना हम घटाएं पूरा ये, तो आपको ये वाला पार्टीशन पता चल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, बरामदे का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, बरामदे का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखेंगे, कुल क्षेत्रफल माइनस हाल का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल माइनस हाल का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल का मतलब है बरामदे सहित क्षेत्रफल। कितना आया 224 माइनस हाल का क्षेत्रफल 120, घटाइए, ये 4 में से 0 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1। मतलब ये है कि रास्ते का क्षेत्रफल भाई हमेशा मीटर स्क्वायर में रहेगा। ये हो गया बरामदे का क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि जो इसके बरामदे का क्षेत्रफल है वो कितना है, 104 वर्ग मीटर या फिर 104 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं था, मैंने पूरा क्षेत्रफल निकाला और उसमें से जो हमारा हाल का क्षेत्रफल था उसको मैंने घटा दिया, तो मुझे पता चल गया कि रास्ते का जो ये साइडिंग पार्टीशन है इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, बस आपको ये निकालना आना चाहिए कि 12 मीटर था, आपने 2-2 मीटर चौड़ाई की तो 2 मीटर इधर लंबाई बढ़ गई, 2 मीटर इधर बढ़ गई, तो 12 था, 4 जोड़ा 16। सेम कंडीशन यहाँ पे, चौड़ाई 10 थी, 2 इधर बढ़ा 2 इधर बढ़ा तो हो गया 14। ठीक है, तो अगर टोटल क्षेत्रफल निकालना होगा तो 16 गुणे 14 कर देंगे और बरामदे का क्षेत्रफल 12 गुणे 10। टोटल क्षेत्रफल में से अगर हम बरामदे हॉल का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि बरामदे का क्षेत्रफल कितना है। सही है, चलिए आगे आते हैं। पहले इसमें थर्ड वाला है पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी ली है, पहले ही देख लेते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज की अगर प्रॉपर्टी की बात करें, ये थोड़ा सा मजेदार भी है, थोड़ा सा टफ भी है। वो इसलिए है क्योंकि कुछ चीजें समझ के परे हैं इसमें, अभी आपको चीजें दिख जाएंगी क्लियर। देखिए समांतर चतुर्भुज और आयत में अंतर क्या है कि आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में लगभग एक भी कोण 90 अंश का नहीं होता। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस पूछा गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ भी जिसके जो है आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, वहां भी उसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। ठीक है, वहां भी उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यहाँ भी इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर। अंतर क्या है, वहां पे प्रत्येक कंडीशन में चीजें एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, या प्रत्येक जो है एडजॉइंट पॉइंट जो है दोनों जो है शीर्षों का जो होता है वो 90 अंश पर होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ 90 अंश होता ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। सोचते हैं, देखिए पैरेललोग्राम और आयत में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने कहा कि अगर मैं इसके लंबाई की बात करूं तो आप कहेंगे स्मॉल है, चौड़ाई की बात करूं तो यहाँ भी। ठीक है, तो आपके दिमाग में होगा कि हम नहीं क्षेत्रफल वही लगाएंगे, लंबाई बड़ी चौड़ाई नहीं लगा सकते। रीजन क्या है, क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन करूं इसका, किससे कंपैरिजन करूं, थोड़ी देर के लिए आयत से कंपैरिजन करूं। देखिए ये मान लेता मैं आयत, तो लंबाई बड़ी चौड़ाई तभी आप लगा सकते हैं। देखिए ये वाला पार्टीशन अगर मैं देखूं, ये लंबाई ये चौड़ाई हमको पता हो तभी आप लंबाई गुणे चौड़ाई, ये चौड़ाई थोड़ी है इसकी, ये तो तिर्यक ऊंचाई के लमसम में कंसीडर होगा, ये चौड़ाई नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। विड्थ जरूर लिखा गया है लेकिन ये एक्चुअल में चौड़ाई नहीं है। सही है, विड्थ जरूर लिखा गया है इसका कि ये विड्थ इसका भी है, लेकिन अगर एक्चुअल की बात करें तो ये इसकी चौड़ाई नहीं। ये अरे भाई आप देख लीजिए तिरछा है ना, अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते आप कहते ये चौड़ाई। ठीक है, आप क्या कहते हैं, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बेस की बिल्कुल जो है लंबवत होनी चाहिए किरणें, तभी आप कहेंगे ऊंचाई है। अदरवाइज आप ये नहीं कह सकती ये चौड़ाई। हाँ देखने में जरूर लग रहा है कि चौड़ाई है, लेकिन वो नेसेसरी कंडीशन में नहीं आता। सही, तो इसका मतलब है कि अब तो आप यहाँ पे फार्मूला बना ही नहीं सकते,
आप इसमें क्षेत्रफल निकाल ही नहीं सकते लंबाई गुणे चौड़ाई। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये लाइन अगर सीधी होती तो आप बिल्कुल लंबाई गुणे चौड़ाई कह सकते, जैसा कि आयत में आपने प्रीवियस में कंसिडर कर दिया है। तो सवाल है कि अब इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लेकिन ये सवाल फंसा। तो अगर हम क्षेत्रफल के फार्मूले की बात करें इसके, आपने कहा कि अगर मुझे क्षेत्रफल इसका निकालना है, तो मैंने कहा अगर चीजें नहीं दी गई हैं तुम चीजें बना लेना। अगर चीजें इसकी नहीं उपलब्ध हैं तो मैंने कहा कि मैं चीजें बना लेता हूं। कैसे निकालेंगे इसका? अगर इसके जो है फंक्शन को निकालने की बात करें तो आप ये कहेंगे कि मैंने इस पार्टीशन को हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा, मैंने यहाँ को ऐसे डॉटेड लाइन से यहाँ मिला दिया, सीधा कर दिया। तो अगर अब बच्चों के दिमाग में ये है कि अगर ये b है तो क्या सीधा करने पर ही b होगा? नहीं होगा। क्या कभी भी आपने शंक में पढ़ा का, क्या कभी भी स्लैंट हाइट जो है एक्चुअल हाइट के बराबर थी? क्या कभी भी तिर्यक ऊंचाई के बराबर थी? नहीं थी ना। तो अगर वहां नहीं है ये ऊंचाई इसके बराबर, इसका मतलब सीधा करने पर भी ये जो b की ऊंचाई है इसके बराबर नहीं हो सकती, कुछ और होगी। ठीक है, समझिएगा, बाकी कुछ है नहीं समांतर चतुर्भुज, बड़ा आसान काम है। सही है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको सीधा कर दिया, अब बच्चों के दिमाग में है कि आपने समझाया, यहाँ बनाया, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी बना लीजिए, कोई समस्या नहीं। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, b यहाँ पे अतिरिक्त जो है तिर्यक ऊंचाई है, लेकिन चूंकि तिर्यक ऊंचाई का कंसेप्ट यहाँ आप नहीं लगा सकते, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ से यहाँ लंब डालूं, क्यों डाला मैंने? क्योंकि मुझे चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई का मतलब ऊंचाई चाहिए। अब देखिए एल बी चौड़ाई ये मान लिया आपने, लेकिन चौड़ाई एक्चुअल में है नहीं, ये है तिर्यक ऊंचाई। तो इसे आप क्या मानेंगे? मैंने कहा अगर इसके मानने की बात करें तो मैं मानूंगा इसे स्मॉल h। अब देखिए फार्मूला, देखिए फार्मूला सब सेम है, उसे समानांतर चतुर्भुज के लगाइए, ट्रेपेजॉइड के लगाइए, जो है रोम्बस के लगाइए, स्क्वायर के लगाइए, सारे फार्मूले में लंबाई गुणे चौड़ाई इस्तेमाल है। लेकिन फिगर जैसे जैसे कटा है हम उसी रूप में जो है फार्मूलों का रूपांतरण करेंगे। मेमोराइज करने की बात नहीं है, आप तो लगा सकते हैं, इसमें डाउट नहीं जरा सा भी। कैसे लगाएंगे इसे? मैंने कहा लंबाई, फार्मूला क्या हुआ? लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला आपका, ये तो फार्मूला है। अब लंबाई आपने क्या देखा? नो डाउट लंबाई h, सॉरी l है, लेकिन चौड़ाई क्या? क्या आपकी चौड़ाई भी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्लैंट पे है, तिर्यक पे है। तो चौड़ाई क्या हो गई आपकी? h। तो इस फार्मूले को l इंटू h बड़े कम बच्चे याद करते हैं। तो अच्छा ये है, कैसे याद करेंगे? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो आप लिखेंगे फार्मूले में कि अगर मुझे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो आप कहेंगे आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू क्या हो गया? ऊंचाई। ये हो गया पहला फार्मूला। फार्मूला इन्वेंशन करना आप खुद से सीखिए, हमारा तो काम है, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन खुद से सीखिए। यकीन मानिए जिस दिन फार्मूला इन्वेंशन करना आपको आ गया, ज्योमेट्री में आप कभी नहीं फंसने वाले, वो चाहे सीजीएल की क्वेश्चन हो, इन्वेंशन करना आपको क्वेश्चन आना, फार्मूला इन्वेंशन करना आना चाहिए। सीखने का प्रयास करें, आप इससे बेहतर मेथड इसके ला सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, एक तो आपने क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिया, दूसरा दो ही फार्मूले इसमें बनेंगे, विकर्ण के लिए कोई समस्या है नहीं। हाँ, विकर्ण के लिए आप देखिए विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसका समस्या नहीं फंसेगी आपके। देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे आप, l इंटू बी, अगर 90 अंश है नहीं तो आप जो है पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। तो जब विकर्ण के इसके क्वेश्चन आएंगे तब वहां पे देखेंगे, इस चीज को लेकर आप परेशान ना हो। चलिए, दूसरा फार्मूला क्या बना? परिमाप का। परिमाप में क्या कहा गया? चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं। अब आप ये बताइए, क्या यहाँ यच इसकी भुजा है? नहीं है। डॉटेड लाइन से दिखाने का मतलब है कि आपने कंस्ट्रक्शन खुद से निर्माण किया है, फिगर में वह कंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं है, फिगर में वह रचना मौजूद नहीं है। और अगर फिगर में वह रचना मौजूद नहीं है तो इसका मतलब उसकी रियल जो भुजा है, असली जो भुजा है, वह भुजा वह नहीं है। सही है। जैसे आप मानते हैं कि माना ब्रह्मांड में इतने तारे हैं, तो क्या एक्चुअल में उतने तारे हैं? नहीं, आपने काउंट नहीं किया, आपने एक अनुमान लगा के बताया। सेम कंडीशन है। चीजों को समझने के लिए मैंने एच का निर्माण किया है, इसका मतलब स्वतः से किया, फिगर में एक्चुअल में एच नहीं है, फिगर में एक्चुअल में एच नहीं। अब आपका ये फिगर समानांतर चतुर्भुज हो गया फिर से।
है वो भी, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे एक नियत, एक जो है संगत ऊंचाई की जरूरत थी, जो कि नहीं मिल रही थी। तो संगत ऊंचाई के लिए मैंने यहां से यहां लंब डाल दिया सीधा, तो ये संगत ऊंचाई होगी। मैंने आधार गुणे क्षेत्रफल, आधार गुणे ऊंचाई कर दिया, मेरा फार्मूला आ गया। परिणाम के लिए क्या करेंगे, चारों भुजाओं का योग। अच्छा, भुजा कौन कौन सी है, लंबाई चौड़ाई इसी बराबर ये जो है भुजा, इसी बराबर ये भुजा। तो आपने फिर लिखा लंबाई, फिर लिखा चौड़ाई। फार्मूला लिखते हैं आप, 2 बार L है और 2 बार B है, तो आप इसे लिखते हैं 2 टाइम्स L प्लस B, 2 कॉमन, ये आ जाता पेरीमीटर या फिर परिमाप। ठीक है, तो परिमाप का फार्मूला आयत का बिल्कुल जो है मिलता जुलता है, तो इसमें जरा सा भी डिफरेंस होने की जरूरत नहीं है कि परिमाप वहां क्या है, परिमाप यहाँ क्या, डजंट मैटर। सही है, तो आपने एक बार क्षेत्रफल निकाला, दूसरी बार परिमाप निकाला, तो आप इस चीज को लेकर जरा सा ही परेशान ना हो कि क्या आपकी कंसिडरेशन सही है। बिल्कुल सही है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो चीजें आभासी बनाई जाएंगी वह एक्चुअल में नहीं रहेंगी। क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने यच का जरूर निर्माण किया है, लेकिन एक्चुअल फिगर में यच मौजूद नहीं है, तो इसलिए परिमाप में, परिमाप के कंसिडरेशन में हम यच को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो 2 फार्मूले यहां से निकल के आए, अब इस पे हम न्यूमेरिकल पार्टीशन देखेंगे। आइए आंसर लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बड़ा आसान है, आप एक बार फिगर से समझ लीजिए, बाकी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये देखिए मैंने फिगर बना दिया। समांतर चतुर्भुज की जब भी बात करेगा हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके हमेशा आमने सामने की जो है भुजाएं समानांतर होंगी, और इसमें कोई भी कोण 90 अंश का नहीं बनेगा, ये फिक्स है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यदि एक समानांतर चतुर्भुज का आधार, तो फिगर जैसे जैसे बना है, जैसे जैसे पूछा वैसे बनाते चलिए। आधार का मतलब है 18 सेंटीमीटर, सही है ना, तथा ऊंचाई, अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई नहीं दी गई, यहाँ पे ऊंचाई दी गई, तो आपने कहा यहाँ से अगर आपने लंब डाला तो आप कहेंगे ये h है, और h की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर। आपके दिमाग में हमेशा इस चीज का ध्यान रहे कि अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और गुणे चौड़ाई, जिसे आप कहेंगे ऊंचाई। सही, तो आप क्या निकालेंगे फार्मूला, अगर मुझे क्षेत्रफल का देखना हो तो आप कहेंगे आधार और इनटू ऊंचाई। ये देखिए मैं इसलिए बार बार जो है चीजें रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एक ही बार मेमोराइज हो जाए, आप बार बार इसको रिवर्स आके देखें ना कि नहीं यहाँ समस्या है। ठीक है, तो आधार कितना है, यहाँ पे आधार है 18 और ऊंचाई कितना है 6। गुणा करिए, 18 छक्का, ये अब कह सकते हैं 6 × 48, और ये हो गया 6 × 4 = 10 यूनिट। देखिए सेंटीमीटर में है, आपने लिखा सेंटीमीटर, चूंकि 2 बार गुणा हुआ है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। पैरेललोग्राम के क्वेश्चन बड़े आसान है, हाँ इसके एंगल एनालिसिस जो है, जो कोणीय एनालिसिस है, वो फंसाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर हो जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए परिवर्तन है, फार्मूले एक जैसे हैं, फार्मूले में आपको ये नहीं कि अलग अलग फार्मूले लगाएंगे, नहीं, आप ज्योमेट्री, पूरी ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, फार्मूले तो इस्तेमाल वही करने हैं, हाँ क्वेश्चन का प्रारूप, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको बदला हुआ मिलेगा, बस और कुछ नहीं। आइए उस समानांतर चतुर्भुज का आधार बताइए। अब देखिए आधार का मतलब है लंबाई से, ठीक है ना, आधार का मतलब क्या है, आपको लंबाई चाहिए। क्षेत्रफल दिया गया, कितना दिया गया, क्षेत्रफल लिखेंगे आप 560 मीटर स्क्वायर, तथा ऊंचाई 1400 सेंटीमीटर है। ऊंचाई का मतलब है हाइट, तो आपने लिखा ऊंचाई बराबर 1400 सेंटीमीटर। अब मामला फंस रहा है, क्या फंस रहा है, यूनिट कन्वर्जन चेंज है। तो मैंने कहा कि बच्चों को बड़े से छोटा कन्वर्जन करना आसान, आप ही को नहीं हम लोगों को भी आसान होता है कि बड़े कैलकुलेशन को अगर हम छोटे में करें तो काम थोड़ा सा आसान होने वाला है। हालांकि कैसे लिखेंगे इसे, 560 लिखेंगे गुणे मीटर, गुणे मीटर, सही है। अब देखिए कैसे कन्वर्जन इसका करेंगे, आप कहेंगे 560, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, फिर से 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मीटर स्क्वायर में आप एक बार 100 की गड़बड़ी नहीं करेंगे, मतलब एक बार 100 का गुणा नहीं करेंगे आप। जितनी बार पावर लगा उतनी बार मीटर लिखिए और उतनी बार 100 का गुणा करिए, सही है। तो आपको पूरा गुणा करना है नहीं। फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है, अगर हम क्षेत्रफल के फार्मूले की बात करें तो आप क्या कहते हैं, आधार और गुणे ऊंचाई, आधार और गुणे ऊंचाई। देखिए क्या क्या दिया, क्षेत्रफल कितना है आपका, आप लिखेंगे 560 गुणे 100 और गुणे 100 बराबर, आधार तो दिया नहीं है, आधार मतलब लंबाई आपसे पूछा गया, तो आपने लिखा आधार की जगह पे आधार आपको चाहिए। ऊंचाई कितनी दी गई इसकी, 1400 सेंटीमीटर, आपने 1400 सेंटीमीटर लिखी।
आधार आपको चाहिए तो 1400 इसके नीचे जाएगा, तो आप लिखेंगे 560 गुणे 100 और गुणे 100 बटे 1400 इज इक्वल टू आधार। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 14 चौक का 56, 40 सही है, देख लीजिए गुणा करके, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो 40 और गुणे 100, तो 4 एकम 4 3 0 बराबर आधार। ये यूनिट किस में आएगी, सारी चीजें आप सेंटीमीटर में कह रहे हैं, इसलिए इसका मान भी क्या, सेंटीमीटर। मतलब आधार की वैल्यू जो आई वो आई 4000 सेंटीमीटर। आधार का मतलब क्या हुआ, लंबाई। आपसे आधार पूछा गया, या फिर आप कह सकते हैं लंबाई आपकी जो आएगी वो कितनी आएगी, 4000 सेंटीमीटर। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आधार आप मीटर में बताइए, तो आप 100 से भाग दे देते, 2 0 कट जाता, आंसर आता 40 मीटर। क्लियर। तो चीजें जरा सा भी टफ नहीं है, आप चाहें तो मीटर में ये था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करते तो इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं जाता। कैसे लगाते इसे, आप इसमें 100 से भाग देते, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमको चाहिए क्या, मीटर। 100 से भाग देते 2 0 कट जाता, बचता कितना, 14। भाग देते 14 से 14 चौक का 56, फिर भी यहाँ भी 40 मीटर आ रहा है, यहाँ भी 40 मीटर आ रहा है। लेकिन मैंने काम आपके लिए क्यों आसान करना चाहा, क्योंकि आप बड़े से छोटा यूनिट कन्वर्जन आसानी से सीखते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। इस वजह से मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अच्छा, मीटर क्यों होता, तो मैं मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, और आप ये देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर और होता तो वहां भी फिर से गुणे 100। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब क्षेत्रफल की बात आएगी, जितने मीटर स्क्वायर आएंगे उतनी बार आपको उसको उतनी बार सेंटीमीटर के कन्वर्जन में गुणा करना पड़ेगा। सही है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इन्होंने कहा यदि दो भुजाओं का अनुपात समांतर चतुर्भुज में, तो आपने समांतर चतुर्भुज बना लिया। देखिए फिगर जब जब आप बनाएंगे, मेरा मानना है क्वेश्चन आपके लिए आसान से आसान होता जाएगा, इसमें जरा सा भी संशय नहीं। समांतर भुजाओं में अनुपात जो है 3:4 है, आप किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं मान लेता इसे ये 3 के अनुपात में था और ये क्या हो जाता 4 के अनुपात। आप सोच के देखिए कि अगर समानांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होंगी, मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, एज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। इसकी जो है विशेषता यही है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और क्या होंगी, एक दूसरे के समानांतर होंगी। तो आपने इतना कर दिया, लेकिन अनुपातिक वैल्यू दी गई। अनुपातिक का मान ये, जैसे मैंने कहा कि मैं और मेरे छोटे भाई के जो है आयु का अनुपात 3:4 है। इसका मतलब है दोनों का आयु वर्षों में ही रहेगा, लेकिन अनुपात अलग है। मतलब 3:4 मैंने माना, इसका मतलब है कि अगर मेरा 3 है तो उसका 4 है, लेकिन रहेगा तो दोनों का वर्ष ही। तो मैंने माना कि भुजा बराबर x, मैंने माना भुजा बराबर x, तो वहां पे हम क्या मानते, अगर मेरे और मेरे भाई की एज की बात होती तो मैं क्या मानता कि मैंने माना दोनों की उम्र बराबर x वर्ष। और अनुपातिक मान लेके चलते हैं, तो आपने कहा लंबाई बराबर, क्या कहा आपने, लंबाई बराबर 3 है तो 3 × x, ये तो होगा अनुपात। देखिए 3 है तो मैंने लंबाई के लिए 3x मान लिया, चौड़ाई के लिए आप क्या कहते, 4 है तो आप कहते 4x। काम हो गया इतना, आगे आते हैं। अब देखिए क्या पूछा, इसकी भुजाएं, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x का गुणा यहां कर दीजिए, लंबाई आ गई, x का गुणा यहां कर दीजिए, चौड़ाई। अनुपातिक मान अलग है, एक्चुअल वैल्यू अलग है। आप ये नहीं कह सकते 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आंसर हो गया, नहीं होगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे इसे, आपने देखा कि इसने परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिमाप, कितना, 56 सेंटीमीटर। तो मैं अगर समांतर चतुर्भुज के परिमाप की बात करूं, अगर मैं समांतर चतुर्भुज के परिमाप के फार्मूले की बात करूं, तो आप क्या कहेंगे, चारों भुजाओं का योग, मतलब लंबाई प्लस लंबाई, चौड़ाई प्लस चौड़ाई, या फिर 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, 2 कॉमन लेते तो लंबाई प्लस चौड़ाई, सेम आयत की तरह। तो देखिए यहाँ पे 2 लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई कितनी है, आपने लंबाई 3x माना, 3 नहीं मान सकते, 3x, तो आपने लिखा 3x प्लस चौड़ाई कितनी है 4x। x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अनुपातिक मान जब भी देगा आपको चीजें माननी पड़ेंगी, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू चाहिए,
कैसे निकालेंगे इसे? आप ये लिख सकते हैं 4 3 7 और 7 दूना 14 ऑफ x। परिमाप की वैल्यू तो उसने गिवन कर दी, कितनी? 56। सही है ना? आपको किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो 14 कहां जाएगा? इसके नीचे, इज इक्वल टू s। 14 चौका 56, इसका मतलब x बराबर 4 यूनिट। लेकिन परिमाप सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, मतलब x बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर नहीं, आंसर तो आपसे पूछा गया इसकी भुजाएं बताइए, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? लंबाई बराबर, लंबाई क्या थी? 3 इंटू एक्स, तो आप लिखते हैं 3 इंटू 4x बराबर 3 चौका 12, लंबाई बराबर 12। चौड़ाई का मान क्या होता? 4 इंटू एक्स, तो आप लिखते हैं 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, इसका मतलब है 4 चौके 16। तो लंबाई बराबर 12 और चौड़ाई बराबर 16, दोनों क्या हो गया? सेंटीमीटर। सही है? तो इस चीज को जरा सा भी आप जो है हल्के मत लीजिए, चीजें टफ नहीं है लेकिन उनका वे टफ बन गया है। बाकी क्वेश्चन में देखिए इसके शॉर्ट फॉर्म भी है, ऐसा नहीं कि इसको शॉर्ट फॉर्म से नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप निश्चित रहिए कि शॉर्ट फॉर्म से हम कैसे लगाते हैं, डजंट मैटर, वहां से भी इसके आंसर आसानी से कंसिडर किए जा सकते हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे जो है क्वेश्चन लगाया। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में जरा सा भी दिक्कत नहीं है, आपको अनुपातिक मान केवल जो है थोड़ा सा इंटरफेयर करना है कि आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मान सकते, क्योंकि परिमाप आप हमेशा सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने माना भुजा x है, तो अगर भुजा x है तो लंबाई 3x और चौड़ाई 4x, फार्मूला लगाते हैं, वैल्यू रखते हैं, सीधे आंसर। सही है? चलिए आगे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा सा भी टफ नहीं है, केवल लैंग्वेज का फर्क है। इसने कहा कि यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप, तो आपने सीधे लिख दिया पहले कि इन्होंने परिमाप हमको परिमाप की गणना कर दी है, कितना? 140 सेंटीमीटर। आगे चले, यदि पहली भुजा दूसरी भुजा से, अब देखिए अगर मुझे दूसरी भुजा पता ही नहीं रहेगी तो हम फिर पहली भुजा कैसे कंसीडर कर पाएंगे, क्योंकि इसने ये कहा है कि यदि पहली भुजा दूसरी भुजा से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, इसका मतलब अगर मुझे दूसरी भुजा पता है तभी तो हम उसमें 10 जोड़ेंगे, हमें पहली भुजा आएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट अगर मिसिंग हुआ तो आंसर आपका जो है उल्टा पलटा हो जाएगा इसमें। चलिए, इसने कहा यदि पहली भुजा दूसरी भुजा से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है तो मैंने माना दूसरी भुजा बराबर, मैंने माना दूसरी भुजा बराबर, दूसरी भुजा कितना है? x, क्योंकि दिया ही नहीं तो मैंने माना दूसरी भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। अच्छा, क्यों दूसरी भुजा मान रहा है? क्योंकि इसने कहा है पहली भुजा दूसरी भुजा से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, इसका मतलब दूसरी भुजा की जो लंबाई उससे 10 अगर जोड़ दें तो हमें पहली भुजा की लंबाई पता चल जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे? इसलिए पहली भुजा बराबर, तो पहली भुजा क्या हो जाएगी? दूसरी भुजा में हम क्या जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे। स्टेटमेंट क्लियर कराइए, यदि पहली भुजा दूसरी भुजा से, दूसरी आपने x माना 10 अधिक है, x प्लस 10, ठीक है, स्टेटमेंट फुलफिल हो गया। तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। जब भी लंबाई की बात होगी तो परिमाप का अहम रोल। अब बना लेते हैं इसका फिगर, आप समझ लेते हैं। मैंने इसका फिगर बना दिया कि ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। मैंने कहा अगर मैं इसकी पहली भुजा मानूं तो मैंने कहा x प्लस 10, दूसरी भुजा x, सही चला ना? इसका मतलब इसकी लंबाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब x प्लस 10 ये है तो ये भी x प्लस 10 होगा, ये x है तो ये भी x होगा। हमें लंबाई चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू चाहिए, कैसे आएगा? परिमाप। तो आप क्या लिखेंगे? अगर हम समानांतर चतुर्भुज के परिमाप की बात करें तो आप लिखेंगे चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाएं क्या क्या है? x प्लस 10 है, फिर क्या है? प्लस x है, फिर क्या है? प्लस x प्लस 10 है, फिर क्या है? प्लस x। तो देखिए पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। कैसे निकालेंगे इसे? एक बार x, दो बार x, तीन बार x, 4 बार x प्लस 10 यहां और 10 यहां, हो गया 20। परिमाप क्या दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ, कितना? 140 सेंटीमीटर। तो आपने इसके जगह पे लिखा 140 सेंटीमीटर। सही है? हमें x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखते हैं? 140, 20 इधर है, इसको इधर लाते हैं, -20 बराबर 4 इंटू एक्स। हमेशा ध्यान रखिएगा चीजें अगर प्लस माइनस में है तभी इधर आएंगी, अगर गुणे में है तो सीधे नीचे जाएंगी। तो घटाइए से
वैल्यू कितनी आई 120 बराबर 4x। हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की, 4 नहीं चाहिए तो 4 कहाँ जाएगा, गुणे में है नीचे, तो आपने लिखा 120 बट्टे 4 बराबर x, 4 दिया 12 0, इसका मतलब x बराबर 30 क्या सेंटीमीटर। तो क्या दोनों भुजाओं की लंबाई पता चल गई? नहीं। क्यों नहीं पता चली? तो इसने प्रत्येक भुजा कहा है और आपने एक भुजा को तो x माना था। किस भुजा को? दूसरी भुजा को। इसका मतलब दूसरी भुजा की लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है तो आप क्या लिखेंगे, पहली भुजा की लंबाई बराबर, तो पहली भुजा को आपने क्या माना है x प्लस 10, 10 ज्यादा है यही तो आपने क्या लिखा x बराबर कितना आया 30 और फिर प्लस 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब दूसरी जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर है, पहली भुजा की लंबाई कितनी है 30। कुछ टफ है, मेरे हिसाब से बड़ा आसान है, केवल फिगर का रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए था कि स्टेटमेंट थोड़ा सा फंसा आता है यहाँ पे। इसने कहा यदि पहली भुजा दूसरी भुजा से, तो मैंने क्या कहा अगर मुझे दूसरी भुजा पता ही नहीं रहेगी तो हम पहली भुजा कैसे कंसिडर कर पाएंगे, क्योंकि इसने ये कहा है कि जो पहली भुजा है ये दूसरी भुजा से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो अगर दूसरी भुजा हम कैलकुलेट कर पाए तभी हमारा आंसर आएगा। तो मैंने माना कि दूसरी भुजा 1 सेंटीमीटर, चूंकि पहली भुजा दूसरी भुजा से 10 सेंटीमीटर ज्यादा, इसका मतलब x में अगर हम 10 जोड़ दें तो हमें पहली भुजा पता चल जाएगी। अब चूंकि ये समानांतर चतुर्भुज है इसलिए इसके आमने और सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होंगी, मतलब अगर x प्लस 10 ये है तो x प्लस 10 ये होगा, x ये है तो x ये होगा। सही है। आपने फिर क्या देखा कि अगर मुझे चूंकि ये पूछा है प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए, तो चारों तरफ से हम चल रहे हैं, इसका मतलब परिमाप, तो मैंने कहा परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, तो आपने लिखा x प्लस 10 प्लस x प्लस 10 प्लस x, और परिमाप की वैल्यू दी गई थी 140। 20 प्लस में था, इसको इधर लाए 75 करके माइनस 20 हो गया, घटाया, चीजें गुणे में है तो बटे में जाएंगी, x बराबर 30 सेंटीमीटर आया जो आपके क्या है दूसरी भुजा है। पहली भुजा के लिए क्या करेंगे, x में 10 जोड़ेंगे, तो आपने x प्लस 10 लिखा, x की वैल्यू 30 थी, 30 में आपने 10 कर दिया, वैल्यू क्या गई 40। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं, पैरेललोग्राम देखने में जितना टफ है लेकिन मानिए लगाने में उतना ही सरल है। चले आगे चलते हैं।